हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। इससे पहले मैंने आरो भाग 1 यानी आपकी आरो भाग 1 पुस्तक है जो 11वीं में दी गई, उसमें जो जीवन परिचय है सुमित्रा नंदन पंत से जितने भी पहले हैं वो मैंने सारे करवा दिए। जिसने वो नहीं देखे वो भी देख लें। अब ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है मैं ये बता दूं आपको। अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जो खासकर वो है जो एचटेट पीजीटी, ईएमआरएस पीजीटी और केवीएस पीजीटी, DSSB, एनवीएस, एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग की जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी दे रखा है। यानी एनसीईआरटी पीजीटी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये नहीं कि टीजीटी वालों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो टीजीटी में भी साहित्य आता है यानी हिंदी साहित्य, तो आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य के लिए। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कविता के लिए जिस चित्र की भाषा आवश्यकता पड़ती है, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सहस्वर होने चाहिए। जो बोलते हैं वो सेब की तरह, उनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पल्लव की भूमिका से लिए ये शब्द, ये पंक्तियां ली गई है। अब ध्यान देंगे, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। जो कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता, यानी कविता के लिए ऐसी कविता लिखनी होनी चाहिए, जब आप कविता पढ़ो आपकी नज़रों में चित्र के माध्यम से, यानी एक चित्र सा छप जाए। आपके जो भी उसमें कहानी दी गई है एक चित्र के माध्यम से आपके नज़रों में दौड़ने लगे। शब्द ऐसे होने चाहिए जो सहस्वर, यानी उतार चढ़ाव, लय होनी चाहिए, शब्दों में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जो बोलते हो सेब के रस के, यानी जो बोलते हो, यानी जो बोले, यानी जो पाठक जब उसे पढ़े, जो आपकी कविता जो लिख रहे हो पाठक जब पढ़े तो उसमें रस यानी आनंद आना चाहिए। ठीक है, और ये आनंद बाहर न सके, बाहर भी झलक पड़ना चाहिए। यानी हम जो भी कविता पढ़ रहे हैं तो ये उनके जो दृश्य से, उनके चेहरे से दर्शाना चाहिए कि पाठक को आनंद आ रहा है। ये पल्लव की भूमिका से लिया गया है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के हमने एक्स्ट्रा तथ्य भी लिए हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं दर्शाए हैं, वो भी लिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए लेवल तक पूछ सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि एनसीईआरटी ने गलत दिया है। तो एनसीईआरटी से अलग हटकर भी हमें लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़नी है उनके बारे में जो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप याद कर सकते हो सही लिखें, गलत बिल्कुल ना लिखें। तो ध्यान देंगे, इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। ठीक है, इनके नाम बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं, सिर्फ गोसाई दत्त ने बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। मैंने एक उपनाम की वीडियो भी बना रखी है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। जितने भी लेखक हैं सभी के उपनाम की मैंने वीडियो बना रखी है। तो इनका मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। अब इनका जन्म देखो, सन 1900, कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा, ये उत्तरांचल प्रदेश में आता है, ये आप याद रखेंगे। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, श्रवण किरण और कला और बूढ़ा चांद लोकायतन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, रचनाएं बहुत ज़्यादा लिखी हैं इन्होंने। लेकिन क्या है कि इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं जो एनसीईआरटी ने दर्शाई है। तो ये तो आपको याद करनी ही करनी है। मेरे ये कोशिश रही इनसे ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये तो आपको लिखनी है। जो एचपीएससी पीजीटी की रिटन परीक्षा देने जा रहे हैं, इसके साथ ही जो एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं पीजीटी वाले, जिनकी लिखित परीक्षा नहीं है, तो उनके पास विकल्प होंगे कि किस कवि की रचना है। 4 विकल्प होंगे, आपको एक का चयन करना होगा, ये ऐसा आप सभी जानते हैं। तो देखो, सन याद करें, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 32 में, फिर इनकी ग्राम्या है 40 में, ये मैंने लिखी है कुछ। और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। चिदम्बरा पुस्तक है, जो रचना है इनकी, माफ कीजिए रचना, उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। श्रवण किरण इनकी, माफ कीजिए, श्रवण किरण है, किले नहीं है, श्रवण किरण 1947 में लिखी गई।
कला और काव्य, यानी कला और बूढ़ा चांद क्या है, इनका काव्य है। कला और बूढ़ा चांद क्या है, ये यहाँ तक है। कला और बूढ़ा चांद इनका काव्य है। और कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप याद रखें कि चिदम्बरम रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। और कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि जिन रचनाओं में पुरस्कार मिल जाते हैं, जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिल जाते हैं, वो रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, इनकी लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। लोकायतन के लिए 1964 में 1964 में इन्हें लोकायतन में एक सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पूरा नाम है इनका, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। फिर ये पद्म भूषण 1961 में इन्हें पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला है। तो इनके पुरस्कार देख लीजिए आप एक बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। तो देखिए, ये पुरस्कार आपको याद करने ही करने हैं, लिखने भी हैं HPSC वाले, PGT जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं। बाकी उनके तो विकल्प आएंगे, बाकी जो PGT की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो KVS की दे रहे हो या NVS की DET+B या फिर एस्टेट के लिए, उनके पास विकल्प होंगे। ठीक है, तो वो इस याद रखेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला है। और लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है 1964 में। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 1961 में। ऐसा आप बार बार पढ़ोगे, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। वैसे काफ़ी दिनों से, यानी काफ़ी दिनों से आप सोवियत ये सुमित्रानंदन पंत पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आप TGT PGT नेट लेवल तक की आपने परीक्षा दी। तो क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कवि, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छायावादी कवि है। ठीक है, अलग अलग विद्वान में अलग अलग को छायावाद का प्रवर्तक माना है। सुमित्रानंद पंत को नंदुलारे वाजपेयी ने माना है जिसे, और जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी ने माना है। और मुकुटधर पांडे को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और एक महिला भी रही है जिसे महादेव वर्मा, ये छायावाद की प्रवर्तक है। निराला जी भी हैं। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं, जिसमें इसमें निराला है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, महादेव वर्मा है, और भी बहुत कवि है, लेकिन जो मुख्य 4 है ये छायावादी यही कवि हैं। ठीक है, 1977 में, सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1900 देखो, ये 77 साल जी, 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु होगी। तो इनकी आयु कितनी रही है, 77 साल। ठीक है, हो सकता है कि कई बार दिमाग में हमारे सन निकल जाते हैं कि कब इनकी मृत्यु हुई, और तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि उनका जीवन काल कितने सालों का रहा है, मतलब कितने समय का उनका जीवन काल रहा है, तो फिर हमें वो भी याद आ जाता है। मृत्यु पूछने तो मृत्यु आ जाती है, और जन्म पूछा तो जन्म याद आ जाता है। तो हमें ये अंदाज, क्योंकि देखिए अब आपको याद है 77 साल इनकी उम्र थी। तो मान लीजिए आपको 77 या 1900 याद आ रहा है, 1900 में इनका जन्म हुआ था, तो मृत्यु अपने आप की 1977 में इनकी मृत्यु हुई होगी। इस प्रकार याद कर सकते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि। ये लाइनें बेहद महत्वपूर्ण है, एक कई बार पूछ लिया जाता है। प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, महादेवी है। तो आपको याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये लाइन लिखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इनके व्यक्तिगत जीवन के बेहद निकट है। तो ये आपको याद करना ही करना है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम किया। यानी एक बात तो ये जाहिर सी है कि बार बार इन्हें प्रकृति के चितेरे कवि हैं, तो इन्हें प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये प्रकृति के बेहद निकट थे। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। यानी उनकी कविताएं हैं जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में अंतरंग का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ संबंध था प्रकृति और मनुष्य का, इनकी कविताओं में इन्हें दर्शाया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद में हुई। तो ये ध्यान रखेंगे, कोसानी जिला अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। तो कोसानी इनके गांव के ही स्कूल में इनकी शिक्षा हुई है। उच्च शिक्षा के लिए बनारस और इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, तो इनकी इलाहाबाद और बनारस में इनकी उच्च शिक्षा हुई है। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़कर उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे।
तो युवावस्था, भाई जब ये युवावस्था में थे तो उन्होंने महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए। ये आज़ादी के लिए न्याय आंदोलन में भाग लिया और पढ़ाई इन्होंने बीच में छोड़ दी। इसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते, यानी अपने इनका जीवन यापन का आधार इन्हें क्या स्वतंत्र लेखन अपना, ये कविता लिखते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। तो इस लाइन से आपने क्या सीखा? इस लाइन से ये है कि प्रकृति के अद्भुत चित्रकार, इन्होंने जो है अपनी कविताओं में प्रकृति का एक चित्रकार के माध्यम से वर्णन किया है, यानी कि इन्होंने प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता हो। जैसे आप इन्हें कोई भी इनकी कविता पढ़ेंगे तो आपके आंखों के सामने चित्र बनता चला जाएगा। हाँ, ये हुआ वो किसी भी बेल के प्रति, किसी पहाड़ के प्रति, किसी नदी के प्रति इन कविता जो लिखी है। तो आगे इनका ध्यान रखेंगे, आगे के नाम आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ चलूंगी। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। अब ये भी आ सकता है कि शुरुआती में दौर में इन्होंने द्विवेदी युग से संबंधित लिखी, छायावाद से लिखी, प्रकृतिवादी लिखी, प्रयोगवादी लिखी। तो कई क्या है, इनको ये है कि ये प्रकृति के चितेरे कवि थे, तो हो सकता है कि प्रकृतिवादी आ जाए तो आप प्रकृतिवादी कर दोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये शुरुआत यानी जब इन्होंने कविता लेखन की शुरुआत की तो ये छायावादी कविताएं लिखते थे। पल पल में परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकर्षित कर रहा था। बाद में ये प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें, यानी प्रगतिशील का मतलब होता है जैसे उन्नति करने के लिए विकास। जैसे हम पढ़ते हैं ना, भारत एक विकासशील देश है, तो जैसे हमारा देश विकास कर जाएगा तो भारत एक विकसित देश, जैसे अमेरिका रूस जैसे देश के यहाँ विकसित देश हैं, उन्होंने विकास ये कर चुके हैं और हमारा देश अभी विकास कर रहा है। तो वही बात इन्होंने लिखी है कि बाद में ये प्रगतिशील दौर में ताज व आंखें के, ताज और आंखें के, हो सकता है कि आपके में ये प्रश्न दे दिया जाए कि ताज और आंखें कैसी कविताएं हैं, इनकी प्रगतिशील है, छायावादी है, या फिर इनकी क्या है प्रयोगवादी है। तो आप याद रखेंगे इनकी कविताएं ताज व आंखें प्रगतिशील है। और देखो ट्रिक के द्वारा भी आप इसे याद कर सकते हो। देखो भाई, कोई भी मान लीजिए आपने कोई PhD की डिग्री ली, तो आपको पता है कि PhD की डिग्री के तो एक अच्छा सा कोट होता है, टोपी वगैरह पहनाई जाती है, तो वो ड्रेस आपको याद हुई होगी, तो कितनी अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं आपने प्रोग्रेस की है, आपने प्रगति की है, तभी आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो एक तरह से आपको डॉक्टर की उपाधि मिली, तो आपके लिए डॉक्टर की उपाधि क्या, एक ताज होगा, ठीक है, वो आपके सर पर जो टोपी होगी PhD की, वो ताज होगा। तो यही बात है कि जब ताज पहना जाता है तो वो क्या है, प्रकृति का क्या है, दोधक स्रोत होता है, दोधक होता है, प्रतीक होता है। वे आंखें, और आंखें क्या, हमारी आंखें अभी लगा लो आप HPSC की चाह रहे कि हमारी HPSC में सिलेक्शन हो जाए PGT पोस्ट पर, तो आपकी जो PGT की पोस्ट पर आप 1 आंखें लगाए हुए हो, बस इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, इसमें मेरा चयन होना चाहिए, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी हो। तो आपकी आंखें उस पर क्या टिकी हुई है। तो इसी तरह से आप इन्हें समझ सकते हो, प्रतीक के माध्यम से भी आप ये जोड़कर पढ़ोगे तो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावादी प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखती रहे। तो देखो अरविंद दर्शन से कौन कवि प्रभावित है, बार बार परीक्षा में प्रश्न आता कि अरविंद दर्शन से कौन सा कवि प्रभावित था, जिसमें जयशंकर प्रसाद आएगा, निराला, सुमित्रानंद पंत तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हो। और भी कोई चौथा और भी कवि कोई दे सकते हैं, कोई महादेव वर्मा भी दे सकते हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी दे सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से क्या है प्रभावित थे, और इन्होंने ये जो रचनाएं लिखी मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां लिखी कि मानव, ये जाहिर सी बात है कि मानव क्या नहीं कर सकता, आज के ज़माने में कुछ भी कर सकता है। जो भगवान ने, मतलब ये तो नहीं कि वो जान डाल सकता है, लेकिन एक रोबोट उदाहरण दे सकते हैं कि आदमी से भी ज़्यादा ऐसी तकनीक बनाई है, ऐसी मशीनें बनाई है कि मानव ने एक आदमी 1000 आदमी जो काम करे वो कंप्यूटर 1 मिनट में, यानी जो तकनीक का ज़माना 1 मिनट में काम हो सकता है, यानी रोबोट इसका उदाहरण है। बस एक क्या है, उसमें जान ही नहीं है, मतलब वो सांस ही नहीं ले सकता, बाकी बिल्कुल मानव जैसा बनाया है। तो ये एक मानव सबसे सुंदरतम जीव है, ये आप सभी जानते हैं, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हो कि मानव चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। अब देखो ये क्या है, कवि बार बार भी मैं बोल रही हूँ, सुमित्रानंदन पंत क्या है, कवि थे। अब ये कवि के साथ साथ लेखक भी थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैं आप लेखक बोल रही हो, कवि बोल रही हो, एक ही तो बात है।
बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर आप समझेंगे। थोड़ा सा क्या अंतर है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर भी हो जाता है। जैसे जैसे काव्य लिखा, काव्य लिखने वाला होता है कवि। जैसे कविताएं लिखी तो कविता लिखी वो होगा कवि। अब लेखक क्या है, लेखक में क्या अंतर है भाई, लेखक में सब कुछ आ जाता है, जिसमें आपकी कहानियां भी आती है, नाटक भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, रिपोर्टाज भी, यात्रा भी, यात्रा संस्मरण भी, सब कुछ उसी में आ जाता है। गद्य भी गद्य पद्य में जो आत्मकथा है, जीवनी है, सब कुछ है। तो लेखक सब कुछ जो लिखता है अपनी लेखनी के माध्यम से, जीवनी भी लिखता है। और काव्य क्या है, कवि क्या है, वो सिर्फ कविता लिखने वाला को, लिखने वाले को क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कवि नहीं थे, लेखक भी थे, ये आप समझ चुके होंगे, जिन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रकृतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। देखिए इनकी रूपाब अब कई बार परीक्षा में बार बार पूछी गई है कि रूपाब नामक पत्रिका के लेखक कौन है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रूपाब नामक पत्रिका के जो संपादन करने वाले थे, जो संपादक थे, वो कहते सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है, पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में व्यक्ति, उसमें स्वयं पंचचित्र भाषा बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं, और ब्रज भाषा खड़ी बोली के बाद उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया है। तो देखो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रज भाषा के खड़ी कवि थे या खड़ी बोली के कवि थे। तो वैसे तो ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखते थे, लेकिन अगर पक्ष की बात की जाए तो इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है, क्योंकि खड़ी बोली के समर्थक थे। इनकी जो इनकी रुचिकर जो भाषा थी, जो खड़ी बोली थी, क्योंकि इनकी रचनाएं आपने ज़्यादातर खड़ी बोली में मिलेगी। जैसे पल्लव की भूमिका, जब ये पल्लव की भूमिका लिख रहे थे तो इन्होंने क्या है, खड़ी बोली का समर्थन लिया था। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी इनकी रचना में इन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया है। तो आपके पास इनकी 4 रचनाएं होंगी, तो पल्लव तो उसमें होगी, क्योंकि इन्होंने पल्लव की भूमिका में इसका समर्थन किया है। तो आप याद रखेंगे कि पल्लव की भूमिका में खड़ी बोली का समर्थन किसने किया, सुमित्रानंदन पंत ने किया है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पंत भाषा के बहुत सचेत थे, यानी भाषा के प्रति बहुत सचेत रहते थे। उनकी रचना में प्रकृति की जादूगरी भाषा में व्यक्त हुई। भाई प्रकृति की जादूगरी, प्रकृति की इतने प्रकृति के चितेरे कवि, बार बार मैं बोल रही हूँ प्रकृति के चितेरे कवि, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति से काफी लगा हुआ होगा, तभी तो इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा गया है। स्वयं पंत चित्र भाषा बिंबात्मक संज्ञा की संज्ञा देते थे। तो इन्होंने स्वयं जो पंत जी थे, स्वयं क्या है, अपनी भाषा में बिंबात्मक का प्रयोग किया। बिंब होता है जैसे किसी भी चीज का बिंबों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से वर्णन किया जाए। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में खड़ी बोली का समर्थन किया। अब क्या ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इनका विवाद हो गया, मेरे मान ले ये इनके समय में होता था कि ब्रज भाषा अच्छी है, खड़ी बोली अच्छी, कौन सी भाषा अच्छी है। तो इन्होंने क्या है, खड़ी बोली का समर्थन लिया है। पल्लव की भूमिका में के विस्तार में खड़ी बोली का समर्थन किया। ये भी आप लाइनें महत्वपूर्ण याद रखेंगे। HPSC जो लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 1 मिनट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी HPSC PGT की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव एग्जाम की, तो उनके लिए NCERT संपूर्ण साहित्य व्याकरण बिल्कुल निःशुल्क है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले, ये मैं PDF आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम ये पुस्तक तो हमारे पास हैं, तो फिर आप ये इसमें क्या शेयर करोगी। इसमें देखो भाई, आपको थोड़ा सा हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए एक ने 1900 में इनका जन्म लिख दिया, ठीक है, मृत्यु उनको याद नहीं रही, या हो सकता है वो लिखना भूल गया हो, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर ही ऐसा होता है, और एक अभ्यर्थी ने उसकी मृत्यु भी लिख दी, तो जाहिर सी बात है भाई ज़्यादा नंबर किसको मिलेंगे, जो ज़्यादा विस्तार से लिखेगा। भाई ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक ही प्रश्न को इतना लंबा चौड़ा लिख दे, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उसने ये भी लिख दिया, तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और अब आपको पता है कि मैं ये नहीं कि कोई इंटेलिजेंट है या कोई डल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा बेहतर लिखेगा उसको अब ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब एक एक नंबर का आपका मुकाबला है,
तो मैं यही कह रही हूँ कि इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। ये मैं PDF शेयर कर दूंगी। अगर आपको एक भी तथ्य की मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ तो वो आपके काम आएंगी, महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, इसे आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने महत्वपूर्ण लाइनों पर अंडरलाइन भी किया है कि ये लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी है, ये लाइनें आपको नहीं छोड़नी, जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन है वो आपको लिखनी है। अब मैं स्टेट की बात करती हूँ। जो स्टेट PGT या TGT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या KVS जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और NCERT आता है, तो ये बिल्कुल ये चैनल निःशुल्क तैयारी करवा जाए। इस चैनल पर टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। मैं महत्वपूर्ण तथ्य या PDF वहाँ पर बार बार मैं समय समय पर शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अवश्य कर दिया करो अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फायदा उठा सकें। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रकृतिशील दौर की कविता है। देखो, हमने ताज भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ताज कविता क्या है, प्रकृतिशील कविता है। आंखें क्या है, प्रकृतिशील कविता है, तो ये मैं बता चुकी हूँ। इसमें एक विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। अब देखो, विकास की विरोध, आपने पढ़ा होगा कि विरोधाभास अलंकार, जिसमें क्या है, कहना कुछ चाह रहा हो और आभास कुछ हो रहा हो, मतलब द्वंद का भाव हो। तो वही बात है कि प्रकृतिशील वे आंखें, प्रकृतिशील दौर की कविता है वे आंखें, लेकिन विकास तो हो रहा हो, लेकिन कैसा विकास हो रहा हो, विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया हो, वो जिसमें मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, किसी मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, भाई उसको ये पता है हम उसके हित के लिए बात करें, लेकिन उसको समझाना बेहद मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है, हमें कटाक्ष के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से उसे क्रोध दिलाकर, उसे मतलब एक मोटिवेशनल, आपने वीडियो सुनी होगी, मोटिवेशनल भी सुनते होंगे आप बहुत, क्योंकि कई बार मन ऐसा हो जाता है जैसे हम बार बार हारते रहते तो हमें मोटिवेशन, प्रेरणा की जरूरत होती है। तो वही बात इसमें दिखाई गई है कि किसी भी तरह से हमें उस इंसान की योग्यता के बारे में एहसास करवाना, उसकी क्षमता के बारे में एहसास कराना और उसका जो लक्ष्य है वहाँ तक उसको पहुँचाना। तो ये वाली बात हो जाती है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को हाथ करता है। मतलब युग, ये तो भाई आज भी होता है, पहले भी होता था। जैसे किसान है, मजदूर है, भाई गरीब आदमी का कहीं ना कहीं शोषण होता ही रहता है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पिसता ही चला जाता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। जो हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब यहाँ सरकार से लिया गया है। कहीं आप सोचो कौन सी व्यवस्था आ गई है, ये सरकार है। मान लीजिए आप HPSC की या HSC की जो बना रही है, तो व्यवस्था ये कि व्यवस्था HPSC हमारी व्यवस्था बना रही है कि हमारी ये परीक्षा इस समय पर होगी, ये परीक्षा उस समय होगी, और बाद में ये क्या है, ये इस समय परिणाम दिया जाएगा, इस समय आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो वही बात है कि जो व्यवस्था है वो क्या किसान के लिए कुछ करती ही नहीं है। व्यवस्था ये ऐसी खराब है, किसान पिसता हुआ चला जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है। दुखद बात है कि स्वाधीन भारत में भी, यानी देश आजाद हो चुका है, फिर भी किसान पिसता ही जाता है, पिसता ही जाता है, उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। कविता ऐसे दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो भाई वे आंखें जो दी गई है, इसमें वे आंखें हैं जो प्रगतिशील दौर की कविता है, जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। आरो भाग 1 में 11वीं की पुस्तक है, उसमें दी गई। तो उसमें वे आंखें किसान की कैसी व्यवस्था होती है, भाई पूरा परिवार क्या है उनका खत्म हो जाता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, और उनकी पुत्र वधू की मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से, और क्या है, फिर भी उसको जमींदार को, जो महाजन है, जो जमींदार, उसको दया नहीं आती, किस प्रकार उसके बैलों की जोड़ी भी हड़प लेता है, उसकी खेती भी ले लेता है। तो इसमें दुख तो बहुत कि उसकी आंखें इतनी दसी हुई, उम्र से पहले बूढ़ा हो गया है। तो इसमें वे आंखें में दिखाया गया है, जो आपके NCERT में 11वीं में वो आपने पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, हो सकता है उसका सरलार्थ, उसकी व्याख्या दे पूछ ली जाए। तो वे आंखें के बारे में ये जिक्र किया गया है। तो ये लाइनें तो आपको लिखनी है। जो आपके कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम कौन सी क्या कवि परिचय आ जाए, तो कवि परिचय के अंतर्गत हमने पाठ की लाइनें भी लिखनी, तो बिल्कुल लिखनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो लाइनें आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। अब मान लो देखो, दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसान को केंद्र में रखकर
व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब व्यवस्था जो सरकार है, भारत देश आज़ाद होगा, फिर भी उन्होंने निर्णायक मतलब किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। किसानों की स्थिति पहले भी ऐसी ही थी, अब देश आज़ाद होने से पहले भी, बाद में भी वही स्थिति है। ऐसे दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की खोलती, यानी जो आंखें कविता है ये कि व्यक्तिगत यानी खुद भी किसान पिस रहा है और उसका परिवार भी पिस रहा है दुखों के कारण, क्योंकि उसकी जो खेती है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि जमींदार उसको हड़प रहा है, कर्ज दे। पहले किसान को कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि उसे लाभ प्राप्त होता नहीं, फिर उसको कर्ज लेना पड़ेगा परिवार का बोझ उठाने के लिए, फिर कर्ज उसका उतरता नहीं तो फिर उसकी जमीन हड़प लेता है जमींदार, और किसानों उसके बैलों की जोड़ी भी ले लेता है, और एक ही का भूखा मर मर के उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कितना मार्मिक वे आंखें कविता में किया गया है, किसान का कितना मार्मिक वर्णन है। आप पढ़ के देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत को बड़ी ही गहराई से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने आस पड़ोस में ये अपनी आंखों से देखा है वो किसान की स्थिति, वही इन्होंने अपने लिख दिया। एक मतलब एक प्रत्यक्ष घटना दिखाई दे रही है कि वास्तविकता से जुड़ी हुई ये कविता है, और तो ये आपको लिखने ये लाइनें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं या केवीएस एनवीएस की उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप में ये आ जाए, जो केवीएस की मैं बताती हूँ, केवीएस पीजीटी कैसे बनाता है, तो उसमें वे आखिरी कविता में क्या किसान के जीवन का वर्णन है, मजदूर के जीवन का वर्णन है, इस प्रकार से नारी के जीवन का वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वे आखिरी कविता में किसान के दुखद जीवन का वर्णन है, किस प्रकार से वो खेती से हारता हुआ चला जाता है और उनकी खेती पूरी तरह से जमींदार हड़प लेता है, तो इसमें ये वर्णन है। तो इसे आप याद रखेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्जाम में जिसमें साहित्य पूछा जाता है, व्याकरण पूछी जाती है, और ये आप समझदार हो, आपने काफ़ी परीक्षाएं दी हैं, पास भी की है, तो साहित्य की, व्याकरण की, एनसीईआरटी की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटे का निशान नहीं दबाओगे तो मैं वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो दबा लोगे तो नोटिफिकेशन समय पर आ जाएगा। टेलीग्राम से भी जुड़े, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, या चैनल के अबाउट में जाकर जुड़ सकते हो, या फिर मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करो। किसी प्रकार का कमेंट मान लिया आपको लग रहा है कि ये हमारा डाउट है तो कमेंट अवश्य करें, या तो मैं कमेंट बॉक्स में ही इसका उत्तर दे दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।